तो कहानी शुरू होती है इंडिया के बॉर्डर के पास एक छोटे से गांव में, जहां आसमान से आकर एक बॉडी पानी में गिरती है, जिस पर एक बच्चे का ध्यान जाता है। गांव वाले उस बॉडी को गांव में ले आते हैं। वह कोमे में होता है। उसके शरीर पे बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है, इसलिए उसके पूरे शरीर को पट्टियों से लपेट दिया जाता है और उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। कुछ महीनों बाद कुछ पुलिस वाले उस गांव में कब्जा करने के लिए पहुंच चुके होते हैं। गांव में अफरा तफरी मच जाती है। वो पुलिस वाले गांव वालों को बेरहमी से मार रहे होते हैं। पुलिस वाले गांव वालों पे अत्याचार कर ही रहे होते हैं, तभी फिल्म के सुपर हीरो शाहरुख खान उठकर खड़े हो जाते हैं और पुलिस वालों की धुलाई कर देते हैं। अब सुपर हीरो मारपीट तो कर देता है, लेकिन उसको यह नहीं पता होता है कि वह कौन है और कहां से आया है। तभी उन गांव के लोगों में से एक छोटा बच्चा आकर उससे कहता है कि तुम कौन हो, ये मैं बड़ा होकर जरूर पता लगाऊंगा। और इसके बाद कहानी 30 साल आगे जाती है। एक मेट्रो ट्रेन में कुछ लड़कियां बैठी होती हैं। तभी कुछ लड़कियां आपस में इशारे और बातचीत करती हैं और कहती हैं कि अब वक्त आ गया है। तभी हम देखते हैं ट्रेन रुक जाती है और जो लड़कियां आपस में बातचीत कर रही होती हैं, उन्होंने ट्रेन हाईजैक कर ली होती है। फिर एंट्री होती है पट्टियों वाले शाहरुख खान की, जो कंट्रोल रूम में फोन लगवा कर कहता है कि पूरी ट्रेन मैंने हाईजैक कर ली है। इस ट्रेन में मौजूद 600 लोगों की जान बचानी है, तो मेरी बातें माननी होंगी। अब एक नेगोशिएटर को बुलाया जाता है, जिसका नाम होता है नर्मदा। हालांकि ट्रेन में एक पुलिस ऑफिसर भी मौजूद होता है, जो सभी पैसेंजर की जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन टकलू SRK के सामने वह टिक नहीं पाता है। नर्मदा के फोन उठाने पर शाहरुख का कहना था कि मुझे एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात करनी है। मेरे फोन रखने के बाद 5 मिनट के गाने के खत्म हो जाने के बाद हर 1 मिनट में एक एक शख्स की जान जाएगी। नहीं चाहते हुए भी पुलिस हेडक्वार्टर में एग्रीकल्चर मिनिस्टर को आना पड़ता है, जहां पे शाहरुख खान का कहना होता है कि आपके एग्रीकल्चर के 5 सालों में अब तक 10,281 किसानों ने अपनी जान ली है। आखिर ऐसा क्यों है कि मर्सिडीज कार लेने पे सिर्फ 8% का लोन है, जबकि एक किसान अगर ट्रैक्टर लेने जाए तो उस पे 13% का लोन है। अगर तुम इन सभी पैसेंजरों की जान बचाना चाहते हो तो मैं एक अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, जिसपे तुम 40,000 करोड़ ट्रांसफर कर देना। एग्रीकल्चर मिनिस्टर का कहना था कि इतना पैसा उनके पास नहीं है। यहाँ जितनी भी हाईजैकर थी वो सभी शाहरुख को चीफ कह के बुला रही। तो चीफ का एग्रीकल्चर मिनिस्टर से यह कहना था कि अगर तुम्हारे पास नहीं है तो अपने किसी बिजनेसमैन दोस्त से ले लो। आखिर तुमने इतनी बार उस दोस्त की मदद भी तो की है, आज उसकी बारी है तुम्हारी मदद करने की। तभी हम गायकवाड़ को देख पाते हैं, जो इस वक्त एक शोक सभा अटेंड करने आया होता है। हालांकि उस व्यक्ति को मारा भी उसी ने होता है। उसके पास 2 गोलियां थी, एक ब्लू एक रेड। ब्लू वाली गोली वह खुद लेता था जब उसे ज्यादा गुस्सा आता था, और रेड वाली गोली उस व्यक्ति को देता था जिस पर उसे गुस्सा आता था। इसके बाद हम सीन में देखते हैं कि ट्रेन के अंदर मौजूद हाईजैकर्स एक लड़की को पकड़े होती हैं, जिसका नाम आलिया होता है। आलिया गायकवाड़ की बेटी होती है, जिससे फोन लगवाया जाता है कि वह अपने पापा से कहे कि 40,000 करोड़ अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएं। तो गायकवाड़ को अकाउंट में 40,000 करोड़ डालने पड़ते हैं। इस पर आलिया चीफ से कहती है कि तुम एक चोर हो। तो चीफ का कहना होता है कि तुम्हारे बाप से बड़ा चोर नहीं। और घर जाने के बाद अपने बाप को एक मैसेज देना, एक नाम बताना, जो कि था विक्रम राठौर। इस पर आलिया का कहना था चोर वो नहीं, चोर तुम हो। और यहाँ हमें हाईजैकर्स में से एक लड़की की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसके फादर किसान होते हैं। वह आज एग्जाम देने के लिए निकल ही रही होती है, तभी बैंक के रिकवरी एजेंट उसके घर पहुंच जाते हैं और उसके साथ बहुत मारपीट करते हैं। उससे 40,000 मांगते हैं, जिससे उस किसान का कहना था कि बारिश आई नहीं और आई तो पूरी फसल बर्बाद हो गई। मुझे 10 दिनों का वक्त चाहिए ताकि मैं आपके पैसे चुका सकूं। लेकिन वो रिकवरी एजेंट उस किसान के साथ बुरा व्यवहार करता है, उसकी लुंगी खींच देता है। यहाँ से स्टोरी थोड़ी सी सैड पोर्शन में चली जाती है। उसकी बेटी का एग्जाम ना बिगड़ जाए, इसलिए वह पहले अपनी बेटी को स्कूल में एग्जाम देने के लिए भिजवाता है और अखबार में रीड करता है कि अगर किसान की मौत होती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलेंगे।
और इसी चक्कर में वह अपने आप को फांसी लगाकर मार डालता है। अगले दिन फिर रिकवरी एजेंट उसके घर पे जाते हैं। तब किसान की पत्नी कहती है कि तुम हमारा ट्रैक्टर तो ले जा ही चुके हो, फिर और किस चीज के पैसे मांगने आए हो। जिस पर एजेंट का कहना होता है कि हमें सूद तो मिल गया है लेकिन ब्याज नहीं मिला। वो एजेंट किसान की पत्नी का मंगलसूत्र उसके गले से तोड़ देता है, जिस पर लड़की को बहुत गुस्सा आता है। वह फावड़ा उठाकर उस एजेंट को मार देती है और यही रीजन होता है कि उसने चीफ की कमांड को ज्वाइन कर लिया होता है। नर्मदा जो एक पुलिस ऑफिसर होती है, वह नहीं चाहती थी कि इस ट्रेन से सिविलियन के अलावा हाईजैकर्स भी बाहर निकलें, इसलिए वह पूरी टीम को अपनी तैनात कर देती है वहां पर और उनके निकलने का इंतजार करने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चीफ ने सभी पैसेंजर के सर पे अपनी तरह पट्टियां लपेट दी होती हैं और वह भी उन्हीं की भीड़ में बाहर निकल जाता है और इस तरह चीफ पुलिस वालों की आंखों के सामने बचकर निकल जाता है और जो 40,000 करोड़ गायकवाड़ के अकाउंट से ट्रांसफर हुए थे उसे 7 लाख किसानों में बांट दिया जाता है। इस बात की इंफॉर्मेशन नर्मदा आकर गायकवाड़ को देती है, जिस पर गायकवाड़ अपने सभी लोग यानी कि अपने भाई, अपने जीजा से कहता है कि शांति रखो, थोड़ा सा वक्त आने पर हम इसे पकड़ लेंगे। और फिर हम चीफ को देख पाते हैं जो कि अपने चेहरे से अपना मास्क हटाता है और तब हमें पता चलता है कि यह तो बहुत ही जवान है। वहीं आलिया अपने पिता के पास आती है और कहती है कि मेरी जान तो बच गई है, लेकिन जिसने मुझे किडनैप किया था उसने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है और वह मैसेज है विक्रम राठौर। यह सुनकर गायकवाड़ टेंशन में चला जाता है और वह थोड़ा सा फ्लैशबैक में भी चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम चीफ को देख पाते हैं कि वह इस वक्त वेलमबाड़ा महिला पुलिस थाने में इंस्पेक्टर होता है और इनके थाने को वर्ल्ड वाइड सोशल वर्क करने के लिए एक अच्छा इनाम भी मिलता है। यहाँ पर पुलिस स्टेशन में रहने वाली सभी महिलाएं बच्चों के लिए स्कूल की ड्रेसें बनाया करती थीं और हैंडीकैप बच्चों के लिए डुप्लीकेट लिम्स बनाया करती थीं। डुप्लीकेट लिम्स मीन्स नकली हाथ पैर। चीफ एसआरके की एक मुंह बोली माँ भी होती हैं जिनका नाम होता है कावेरी। वह चीफ को आज़ाद कहकर बुलाती हैं। वह कहती हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए और हर बार की तरह इस बार तुम इस लड़की को रिजेक्ट नहीं करोगे। और जब वो लड़की दिखाई जाती है तो वह महज 5 या 6 साल की बच्ची होती है जो कहती है कि मैं अपने पापा को ढूंढ रही हूँ। लड़की से तुम्हारी मुलाकात तभी होगी जब मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाऊंगी कि तुम मेरे पापा बनने के लायक हो भी या नहीं। बच्ची काफी क्यूट और चुलबुली थी लेकिन पढ़ने में थोड़ी डफर थी। इस बच्ची का नाम होता है सूजी, जो क्लास में एक सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्टों में फेल हो गई होती है। सूजी की माँ जो होती हैं वह होती हैं नर्मदा, जिसे देख के एक बार खुद आजाद चौंक जाता है, लेकिन उसे जो मिशन करने होते हैं वह उनसे पीछे नहीं हट सकता और फाइनली ये दोनों शादी के लिए हाँ कह देते हैं। नर्मदा की बैक स्टोरी ये होती है कि ये शहर के बाहर पढ़ने के लिए गई होती हैं, जहाँ उन्हें एक लड़के से प्यार हो जाता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। लेकिन जब बात शादी की आती है तो वह लड़का कहता है कि जब तक तुम एबॉर्शन नहीं कर पाओगी मैं शादी नहीं करूँगा। तो यहाँ पे नर्मदा ने उस रिलेशनशिप को छोड़कर अपनी बेटी को चुना और इसी वजह से उस बच्ची ने अपने बाप को कभी देखा ही नहीं होता है और यही रीज़न है कि वह अपने बाप को खोज रही होती है। फिर हम देखते हैं कि चीफ का अगला टारगेट होता है हेल्थ मिनिस्टर, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है और कहता है कि आजकल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन, बढ़िया डॉक्टर, ढेर सारा स्टाफ और बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं। आज की तारीख में अगर मुझे गोली लग जाए तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में मत लेकर जाना, पास के किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही ले जाना। मेरे लोग मेरी जान बचा ही लेंगे। तभी एक हाईजैकर आकर दूर से उसके कंधे पर एक गोली मार देती है। तभी ढेर सारी गाड़ियां उस मंत्री को बचाने के लिए आती हैं और एक की जगह 2 एम्बुलेंस आती हैं। फिर हम देखते हैं कि एम्बुलेंस में हेल्थ मिनिस्टर बैठे हुए हैं और उन्हें फटाफट से एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। मगर पता चलता है कि जो दूसरी वाली एम्बुलेंस आई थी उसके अंदर मंत्री जी को किडनैप करके किसी और ही जगह ले जाया गया होता है। वो जगह होती है पास का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहां पर कोई भी फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं होती है, ना ही व्हील चेयर, ना ही गैस मास्क, ना ही अच्छे मशीन और दवाइयाँ। डॉक्टर कहते हैं कि मैं इनकी जान नहीं बचा पाऊंगा, मुझे कम से कम 4 तो अच्छे डॉक्टर चाहिए।
और बहुत सारी मेडिकल किट चाहिए होंगी और 3-4 बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए होंगी। ये सभी चीज़ें चीफ रिकॉर्ड करवा के अपनी डिमांड की तरह नेगोशिएटर से बात करता है। नेगोशिएटर का कहना होता है, आखिर मंत्री जी की जान बचानी है तो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये होता है कि शाहरुख खान को सिर्फ इसी वाले हॉस्पिटल में नहीं बल्कि इंडिया में जितने भी हॉस्पिटल हैं सब में उन्हें अच्छी फैसिलिटीज चाहिए होती थी। ये सुनकर नर्मदा मना कर देती है, जिस पर चीफ का कहना होता है कि मुझे के जॉर्ज से बात करवाओ, वही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के देगा। और जब के जॉर्ज से मिनिस्टर साहब की बात करवाई जाती है तो जॉर्ज प्रॉब्लम में आ जाता है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले 50 बच्चे एकदम से जान से मारे गए थे। शहर के अंदर एक जहरीली गैस फैल गई थी जिसकी वजह से बच्चे सांस नहीं ले पा रहे थे। ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल में खत्म हो चुके थे। डॉक्टर थी ईरम नाम की एक लड़की। ईरम अपने के जॉर्ज यानी कि जो अधिकारी वगैरह थे उन्हें फ़ोन लगाकर बताती कि सिलेंडर वगैरह यहाँ नहीं है तो छोटे बच्चों की जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन के जॉर्ज का कहना था कि एक फिनाइल की बोतल भी अगर हॉस्पिटल में आती है तो उसका कमीशन भी नीचे से लेके ऊपर तक जुड़ा होता है। इस पर ईरम का कहना होता है कि वह हेल्थ मिनिस्टर से आपकी शिकायत करेगी। तो जॉर्ज का कहना होता है कि हेल्थ मिनिस्टर तक जाओगी तो उसका तो और भी ज़्यादा कमीशन होगा, वो तुम्हें पूरा लूट कर खा जाएगा। बेहतर यही होगा कि इंतजार करो जब तक सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं होती, हर किसी का कमीशन नहीं मिल जाता, तब तक कोई भी सिलेंडर नहीं मिलेगा। जब तक ईरम बात करके अपने हॉस्पिटल में वापस आती है तब तक वह सारे बच्चे मारे जा चुके होते हैं। और नेक्स्ट डे ईरम के ऊपर ही अगेंस्ट केस हो जाता है कि वो अस्पताल में ड्रग्स के नशे में थी और सारे बच्चों की जान ऑक्सीजन की वजह से नहीं बल्कि उसकी ड्रग्स की हालत की वजह से गई। और ये सारी सच्चाई जब जॉर्ज टीवी पे बताता है तो उसे सारे अकाउंट पास करने पड़ते हैं और सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गैस सिलेंडर, सर्जन, स्टाफ, मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध हो जाती हैं। जो काम पिछले 10 सालों में हेल्थ मिनिस्टर ने नहीं किया होता है वो सिर्फ 5 घंटों में हो जाता है। हर बार की तरह इस बार भी नर्मदा चाहती थी कि इस बार वह इन लोगों को हॉस्पिटल से निकलकर जाने नहीं देगी और गिरफ्तार कर लेगी। वह अपनी पूरी टीम लेके हॉस्पिटल पर हमला बोलने के लिए पहुंच जाती है। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है। आज़ाद के फेस पे जो मास्क लगा होता है, नर्मदा ने उस मास्क को खींच लिया होता है। उस मास्क में कुछ बाल उसके अंदर आ जाते हैं। डीएनए टेस्ट में पता चलता है कि बिग लगी हुई थी। अब जब बाल मिक्स हो चुके हैं तो एज का पता नहीं लगाया जा सकता है। 25 का भी हो सकता है, 35 का या 45 का भी हो सकता है। इसे चेक करने में टाइम लगेगा तो वो स्केचर को बुलाते हैं और तीनों ही पेंटिंग्स बनवाने के लिए ऑर्डर पास करवाते हैं। वहीं अगले दिन होती है आज़ाद और नर्मदा की शादी, जहां पर ईरानी यानी कि सुनील ग्रोवर को कहकर जाती है कि अगर स्केच बन जाए तो मुझे फ़ोन कर देना। आज़ाद सोच रहा होता है कि वह आज रात सारी सच्चाई बता देगा कि चोरियां करने के पीछे रीज़न क्या था, आखिर इन सब में मैं शामिल क्यों हूँ, क्या मेरा रीज़न है। लेकिन उससे पहले नर्मदा को ईरानी के भेजे हुए स्केचेस मिल जाते हैं जिसमें हूबहू वही शक्ल होती है जो आज़ाद की होती है। इसके बाद नर्मदा सीधा आज़ाद को गोली मार देती है। इनकी बातचीत, इनकी फाइट ख़त्म होती है, मगर उससे पहले वहां पर दूसरे गुंडे भिजवा दिए गए होते हैं गायकवाड़ द्वारा। वो गुंडे आज़ाद और नर्मदा को किडनैप कर लेते हैं और ले जाते हैं और वहां पर बहुत ज़्यादा पिटाई होती है। गायकवाड़ का भाई कहता है कि वाह भाई, पति जो है वो प्लानिंग बनाकर पैसे निकलवाने की बात करता है और पत्नी पैसा निकलवा कर दे देती है और फिर इन्हें छुड़वा भी देती है, इसलिए अब दोनों ही कुटेंगे। और जो आज़ाद की टीम होती है वह सारी की सारी अपराधी होते हैं जो कि जेल में होते हैं और वो जब तक यहाँ पहुँचते तब तक इनका खात्मा हो चुका होता। तो अब इन्हें बचाएगा कौन? तब फिर एंट्री होती है शाहरुख खान की, जो कि होते हैं विक्रम राठौर। फिर सीन शिफ्ट होता है गायकवाड़ पर, जो इस वक्त एक आम डीलर हैं। एक बड़ी डील के चलते हुए एक दूसरे आम डीलर के साथ डील कर लेते हैं। यह डील छोटी मोटी नहीं होती है, आराम से लाखों करोड़ों की डील होती है। फिर हम देखते हैं कि विक्रम राठौर अपने बेटे आज़ाद को बचाकर ले जाता है। वहीं नर्मदा अपने पुलिस हेडक्वार्टर में वापस आ जाती है और वह अपनी टीम को बताती है कि चोरियों के पीछे विक्रम राठौर और आज़ाद राठौर का हाथ है और इनकी जो 6 लड़कियों की टीम है वह जेल के अंदर है। मैंने इनके फेस भी देख लिए हैं
और मैं जान चुकी हूँ वो कौन कौन लड़कियाँ हैं। विक्रम की लोकेशन निकलवाने के लिए मुझे उन लड़कियों से बात करनी पड़ेगी। इसलिए ईरानी उसके कॉलर पे एक माइक लगाकर लड़कियों के पास भिजवा देता है। अब नर्मदा उन लड़कियों के बीच में आकर सबसे झूठ कहती है कि आज़ाद एक अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि एक चोर है, एक लुटेरा है। उसने मेरे साथ धोखा किया है और अब मुझे भी जेल में डाल दिया गया है। वह तुम सबका भी इस्तेमाल कर रहा है और तुम लोगों को भी एक दिन ऐसे ही ख़त्म कर दिया जाएगा। जहाँ पर वो लड़कियाँ कहती हैं ऐसा नहीं है और यहाँ से कहानी पास्ट में चली जाती है, जहाँ हम विक्रम राठौर की स्टोरी देख पाते हैं। विक्रम राठौर एक स्पेशल ऑफिसर है कमांडो की टीम में। इन्हें प्यार हो जाता है ऐश्वर्या से, यानी कि दीपिका पादुकोण से। इनके कमांडर के थ्रू इनके पास खबर आती है कि पास ही के एक टेररिस्ट ग्रुप ने हमारे 40 जवानों की हालत खराब कर दी है। 32 को जान से मार डाला है, 2 घायल करवा दिए हैं और 6 को अगवा कर लिया है। और उन टेररिस्ट के पास 6 सुपर कमांडो के अलावा और भी कई आम आदमी भी मौजूद हैं जो उसकी गिरफ्त में हैं। विक्रम राठौर के ग्रुप का नाम होता है अग्नि और अग्नि ग्रुप को ये ऑर्डर दिया जाता है कि उन सभी को बचाकर लेके आओ, क्योंकि तुम ही लोग हो जो उनका सामना कर सकते हो। तो ये लोग गन लेकर पहुंच जाते हैं। शुरुआत में तो गन अच्छे से काम करती है, लेकिन बाद में गन अटक जाती है। सारे ऑफिसर गन की वजह से परेशान होते हैं, लड़ नहीं पाते और घायल हो जाते हैं। लेकिन इनकी फाइटिंग स्किल अच्छी होती है, इसलिए ये वहाँ पर धमाके कराकर उन सभी टेररिस्ट को ख़त्म कर देते हैं और पब्लिक की जान बचाकर ले आते हैं। इस मिशन को कंप्लीट करने पे जो मेडल मिलते हैं, तो उन मेडल को मिलने पे विक्रम राठौर का कहना था कि मेडल तो आज मिल गए, लेकिन ये मुझे बहुत ही भारी महसूस हो रहे हैं, क्योंकि इन मेडल के पीछे हमारे कई सारे जवानों की जान गई है। रीज़न ये नहीं था कि उनकी ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट हुई थी, बल्कि रीज़न ये था कि जो गन हमने लेटेस्ट लॉट वाली यूज़ करी थी, जो कि MI3 के नाम से थी, जो कि सारी की सारी गन बेकार थी, चल ही नहीं रही थी। तो कमांडर पूछताछ करवाते हैं कि ये वाली सप्लाई किससे आई थी, तो पता चलता है कि गायकवाड़ ने इनको ये वाला लॉट सप्लाई करवाया था। फिर एक मुकदमा चलता है जहां पर ये दोनों ही ग्रुप आर्म्स डीलर गायकवाड़ और स्पेशल ऑफिसर विक्रम राठौर बैठे होते हैं। विक्रम का कहना था कि तुम्हारी गन चलती नहीं है, जबकि गायकवाड़ का कहना था कि तुम लोगों को चलानी नहीं आती है। मैं अपने बढ़िया ऑफिसर भेजूंगा जो तुमको गन चलाना सिखाएंगे, बाकी जिन ऑफिसर की मौत हो गई है मैं उनका पैसा दे दूंगा। तब विक्रम राठौर को गुस्सा आता है और वह कहते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो कि बंदूक चलानी नहीं आती है, बताओ इसका प्रोसेस क्या है। मैगजीन डालते हैं, सेफ्टी लॉक ओपन करते हैं, उसके बाद इन करते हैं, उसके बाद शूट कर देते हैं, राइट। वह कहता है हाँ एकदम सही किया। वो जैसे ही शूट करता है तो निशाना गायकवाड़ की तरफ कर देता है और वह बेचारा डर जाता है। मगर खराब बंदूक यहाँ पर भी नहीं चलती है, जिस पर जज को यह ऑर्डर देना पड़ता है कि गायकवाड़ के जो भी लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हमने लिए थे वो होल्ड पे डाल दिए जाएंगे और जितनी गन बन चुकी हैं उनको टेस्ट किया जाएगा। अगर गन खराब निकलती है तो पहले तो बैन करेंगे, उसके बाद गायकवाड़ को जेल में डालेंगे। इसके बाद विक्रम राठौर अपने घर पहुंचता है और ऐश्वर्या के साथ प्यार भरे पल बिताता है। तभी कुछ गुंडे आकर पहले तो उनके कुत्ते को जान से मार देते हैं और फिर उन दोनों पर हमला बोल देते हैं। वो गुंडे होते हैं गायकवाड़ के। वह कहता है कि तू मुझ पे केस करेगा तो मैं तुझे ऊपर का रास्ता दिखाऊंगा। अब ये होता है कि विक्रम को तो ये लोग अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन पीछे बच जाती है ऐश्वर्या। उसके पास कुछ पुलिस वाले भेज दिए जाते हैं और उसे बताया जाता है कि तुम्हारा पति देशद्रोही है, उसके पास ढेर सारी ड्रग्स और नकली गन्स और ढेर सारा पैसा मिला है, उसे तो सजा मिलेगी ही, लेकिन अगर तुम सजा से बचना चाहती हो तो इन डॉक्यूमेंट पे साइन कर दो। लेकिन ऐश्वर्या इस बात को जानती थी कि विक्रम ने कोई गलती नहीं करी है, वह उन डॉक्यूमेंट्स पे साइन नहीं करती और वो उन लोगों को जान से मार डालती है, जिस पर उसे जेल हो जाती है। जेल में ले जाने के बाद उसे फांसी की सजा दी जाने वाली होती है, लेकिन तभी पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो उसे ये रियायत मिलती है कि उसका बच्चा पैदा होकर जब तक 5 साल का नहीं हो जाता है तब तक उसे फांसी नहीं दी जाए। ऐश्वर्या से जेल में मिलने गायकवाड़ आता है और वह उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि जब फांसी दी जाती है तो इस तरीके से जीभ बाहर निकल आती है, आंखें टंग जाती हैं, जिस पर ऐश्वर्या का पूछना होता है कि विक्रम कहाँ पर है। तभी हम विक्रम को देख पाते हैं। विक्रम को मार पीट के खत्म होने लायक छोड़ दिया होता है और एंड में सीने में 5 गोली ठोककर उसे प्लेन से फेंक देते हैं। यानी कि ये शुरुआती सीन होता है जहाँ पर एक बॉडी आसमान से आकर पानी में गिरती है।
इसके बाद 5 सालों के अंदर ऐश्वर्या आज़ाद को जन्म देती है। वह बच्चा जेल में ही घूमता फिरता रहता है। जेल के ही लोग उसका परिवार बन जाते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। और जैसे ही वो लड़का 5 साल का होता है तो उसकी माँ उससे कह के जाती है कि तुम्हें अपने पिता का नाम रोशन करना है। तुम्हारे पिता का नाम विक्रम राठौर है, उन्हें देशद्रोही करार दिया गया था और तुम्हें उनके सर से ये दाग हटाना है। मेरा तुमसे ये आखिरी अलविदा है और अब से तुम्हारा ध्यान कावेरी माँ रखेंगी। इसके बाद ऐश्वर्या को फांसी दे दी जाती है आज़ाद के सामने और वह यह देख के बेहोश हो जाता है। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है और यहाँ पर ये सारी सच्चाई नर्मदा को पता चल चुकी होती है और वह डिसाइड करती है कि वह अब आज़ाद का साथ देगी। लेकिन ईरानी, जो कि उसका सहयोगी होता है, वह धोखा दे जाता है और बताता है कि मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करता, मैं तो गायकवाड़ के लिए काम करता हूँ और अब तुम सब मरोगे। और फिर से हमें बेहतरीन फाइट देखने को मिलती है। इस फाइट के दौरान लास्ट मोमेंट में यहाँ पर आज़ाद पहुँच जाता है, जो नर्मदा को बचाने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन आज़ाद की टीम की एक लड़की मारी जाती है और अब यह 6 लड़कियों की टीम 5 लड़कियों में बदल जाती है। जहाँ पर नर्मदा कहती है कि तुम्हारी 6 लड़कियों की टीम 6 की ही रहेगी क्योंकि अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और अब इन सभी का अगला मिशन था आर्म डीलिंग के बाद में जो बहुत सारा पैसा गायकवाड़ के पास आने वाला है उसे रोकें, क्योंकि अगर यह पैसा उसके पास आ गया तो वह इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा और जिसके पास इलेक्शन की पावर है, यानी कि नेता बनने की पावर है, वह इस देश को चलाने लगता है। नेक्स्ट डे काफ़ी प्लानिंग और प्लॉटिंग के बाद जो पैसा गायकवाड़ का बड़े बड़े कंटेनर में जा रहा था, ये सभी उनको रोकने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर आपको एक बढ़िया फाइटिंग देखने को मिलती है। पैसे को चुरा कर ले जाने में आज़ाद तो कामयाब हो जाता है, लेकिन विक्रम राठौर गायकवाड़ के हत्थे लग जाता है, जहां उसकी बहुत धुलाई पिटाई होती है। फिर हम देखते हैं कि आज़ाद ने अपना एक नया वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें वो बताता है कि बेलमबाड़ा महिला थाना हमारी कैद में है। हमने यहाँ के 6000 कैदियों को बंदूक की नोक पे रखा हुआ है। हमारी मांगों को पूरा कराने के लिए कोई नेगोशिएटर बुलाओ। और इस बार जो नेगोशिएटर बुलाया जाता है वो होता है संजय दत्त और ये बहुत ही कड़क होते हैं। वह कहते हैं कि मैं इनकी एक भी बात नहीं मानूंगा, मैं तो सीधे इन पर हमला करवाऊंगा। फिर 100 लोगों की एक पुलिस फोर्स को अंदर भेज दिया जाता है, लेकिन पता चलता है कि उन 100 पुलिस फोर्स के सामने 6000 औरतें खड़ी थीं जिनके हाथ में ऑलरेडी बंदूक थी और अब नहीं चाहते हुए भी नेगोशिएटर को आज़ाद की बातें माननी पड़ती हैं। आज़ाद का कहना था कि जहां एक तरफ गायकवाड़ का पैसा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन के लिए वोटिंग मशीन भी जा रही थी, तो मेरे पास पैसा और वोटिंग मशीन दोनों पड़े हुए हैं, लेकिन इनको रिलीज करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इंडिया के अंदर 253 ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिनसे निकली हुई हवा वायु को प्रदूषित करती है, पानी को प्रदूषित कर रही हैं और उसकी गैसेस पूरे शहर को बर्बाद कर रही हैं। उन फैक्ट्रीज पे बैन लगाया जाए। यहाँ पर कमिश्नर एक बहुत बड़ी मीटिंग बैठाते हैं और डिस्कशन करते हैं कि इन फैक्ट्रियों पे बैन लगाएं कि नहीं लगाएं, लेकिन हर बार नेगोशिएटर जो मांगे रखते हैं वह अपने फायदे के लिए रखते हैं। इस बार ये देश के फायदे की बात कर रहा है, तो चलो उन सारी फैक्ट्रीज पे बैन लगा दिया जाए। और उन फैक्ट्रीज पे बैन लगा दिया जाता है, मगर जाते जाते आज़ाद अपना असली चेहरा सभी लोगों के सामने लाता है और बताता है कि मैं विक्रम राठौर नहीं, मैं आज़ाद राठौर हूँ। मेरी सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं बल्कि इस भारत देश में रहने वाले सभी लोगों से गुजारिश है कि ये जो उंगली है इसका हम सही से इस्तेमाल करें। एक 5 घंटे चलने वाली मॉस्किटो कॉइल से खरीदने से पहले हम कई सारे सवाल कर लेते हैं कि ये बदबू तो नहीं देगी, ये मच्छर मारेगी कि नहीं मारेगी, कमरे में लगाने के बाद ज़्यादा धुआं तो नहीं हो जाता। फिर 5 साल चलने वाली सरकार पर हम उंगली क्यों नहीं उठाते। इसलिए मेरा आप सभी से ये कहना है, चुनने से पहले उनसे पूछो कि अगर मैं तुम्हें चुनता हूँ तो क्या मेरे परिवार को गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ मिलेगी, मुझे जॉब मिलेगी, या फिर अस्पताल में हमें दवाइयाँ या फैसिलिटीज़ मिलेंगी। आगे आने वाले सालों में तुम देश के लिए क्या करोगे, ये उनसे पूछो। उसके बाद अग्नि ग्रुप का एक मेंबर गायकवाड़ को सारी की सारी सच्चाई बता देता है आज़ाद कहाँ पर होगा, और ये सभी पहुँच जाते हैं महिला थाने में। और यहाँ पे हमें फिर एक बार ढेर सारी फाइटिंग देखने को मिलती है, पर फाइटिंग के एंड में विक्रम राठौर और आज़ाद राठौर जीत जाते हैं और गायकवाड़ को फांसी दी जाती है उसी तरीके से, यानी कि आंखें बाहर आ जाना, जीभ बाहर आ जाना।
मौत हो जाना और इसी के साथ इस फिल्म का यहाँ पे एंड हो जाता है। अगर आपको इस फिल्म की कहानी अच्छी लगी हो तो थिएटर्स में जाके देखिएगा, आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। और ऐसी कई सारी फिल्मों की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।